For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई इस टॉपिक में क्या डिटेल है, कि हम लाइफ प्रोसेस का डाइजेस्टिव सिस्टम ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ले रहे हैं, ये सभी चीज़ें वो तो हमारी पहले वीडियो आ चुकी हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर लाइफ प्रोसेस के। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, जो सीबीएसई ने अभी कुछ समय पहले टर्म फर्स्ट के लिए लेटेस्ट सिलेबस निकाला है कि भाई आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिटेल में आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 4 ऑप्शन के अंदर कोई आपका एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने अपनी साइड से पूरी कोशिश की है कि आपके लिए बेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको कलेक्ट किया जाए और आप सबको समझाया जाए। तो आज की वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस के एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्स में उनको कवर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, गटेशन। गटेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल्स। देखिए, गटेशन जो होता है वाटर का टेक्स प्लेस फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल, किस प्रकार की सेल के जरिए गटेशन प्रोसेस होता है प्लांट बॉडी में। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि भाई गटेशन प्रोसेस क्या है। प्लांट बॉडी से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उस वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई डेथ होल्ड सेल की मदद से बाहर निकलना, इस प्रोसेस को गटेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है जिस सेल की मदद से हो पाता है उनका नाम क्या है, हाई डेथ होल्ड सेल। अब चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हैं हमें। हाइपरटोनिक, नेक्स्ट हाइड्रोपोनिक टेक्निक, हाई डेथ होल्ड, सी पॉइंट, डी हिप्नोटिक। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, मैंने आपको डायरेक्ट 4 ऑप्शन नहीं बताए कि भाई क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है और 4 ऑप्शन हमारे पास ये हैं तो क्या आंसर आना चाहिए। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कोई ना कोई साइंस से रिलेटेड टर्म दी होती है जिस पर वो क्वेश्चन जनरेट किया गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपके ब्रेन में क्या आना चाहिए कि वो इस टर्म का क्या मीनिंग है, क्या लॉजिक क्या है उसके पीछे। उसके बाद आपके ब्रेन में खुद से एक आंसर जनरेट होगा। फिर आप चेक कीजिए कि 4 ऑप्शन जो आपको दिए जा रहे हैं क्या उनमें से वो आंसर मैच कर रहा है या उसके कंपैरिजन में उसके कंपैरेबल कोई और आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो गटेशन आप समझ गए हैं। गटेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से वाटर मॉलिक्यूल, जो एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो लीफ के जरिए प्लांट के अंदर से बाहर निकल कर आते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को कराने में जिन सेल का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी सेल होती हैं, हाई डेथ होल्ड सेल। चलिए, ये हमारे पास तो सही आंसर क्या हुआ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, सी हाई डेथ होल्ड सेल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एंट्री ऑफ फूड। कंफ्यूज नहीं होना, बात चल रही है फूड की और कहां पर एंट्री, रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्योंकि फूड किस में एंटर करता है, फूड पाइप के अंदर, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या एंटर करता है, एयर। हमारे नेक रीजन में एक्चुअल में 2 पाइप होते हैं। आगे की तरफ होता है विंड पाइप ट्रैकिया, पीछे की तरफ होता है फूड पाइप। 2 पाइप की ओपनिंग को सिंगल लिड कंट्रोल करता है और वो कौन सा है, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं उसको, एपिग्लोटिस, जो दोनों पाइप की ओपनिंग को रेगुलेट करके चलता है। क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भाई एंट्री जो होती है फूड की, उसको रोका जाता है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना कर जाए। इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन समझ गए आप। तो क्या आंसर होगा हमारे पास, देखिए 4 ऑप्शन है। ए टंग, टंग का कोई रोल नहीं है, वो आपको पता है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फूड के छोटे छोटे पीसेस की मिक्सिंग कराने में मदद करती है सलाइवा के साथ। टंग का कोई रोल नहीं है। ड्यूडेनम वो एक पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, वो आप जानते ही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट में से। एपिग्लोटिस ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ना कि हाँ भाई आपको एग्जैक्ट आंसर मिल गया है, ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर भी आप बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि कोई 2 ऑप्शन है जो दोनों ही फिट बैठ रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और तो आपने क्या करना होगा, वहां पे ढूंढना होगा। हो सकता है वहां पर बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, कुछ इस तरह का ऑप्शन हो। तो आपको 4 ऑप्शन देखने हैं, ये जरूरी ध्यान रखना है आपको, है ना। नेजोफेरिंक्स ये सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ सेकंड क्वेश्चन में, फाइनल आंसर, सटीक सा आंसर, और वो क्या है, एपिग्लोटिस। क्लियर। नंबर थर्ड क्वेश्चन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स।
तो यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई जो फोर्स एक्सर्ट होती है ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पर। अब आप एक बात सोचिए, ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में मेनली 3 तरह की पाई जाती हैं। आर्टरीज होती हैं, वेन्स होते हैं और कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज का काम तो सिंपल कनेक्शन का होता है, प्रेशर रिड्यूस करता है, बात ठीक है। लेकिन आर्टरीज और वेन्स, हाई प्रेशर किस में होता है? आर्टरीज में होता है। वेन्स के अंदर लो प्रेशर होता है। तो अब ब्लड वेसल्स की वॉल पर प्रेशर कौन लगाता है? जो ब्लड फ्लो कर रहा है वही तो प्रेशर लगाएगा, ठीक है ना। वेन्स में तो वैसे भी लो प्रेशर है क्योंकि ल्यूमेन ज्यादा होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई वेन्स की जो वॉल होती है बहुत थिन होती है, आर्टरीज की काफी थिक मिलती है। तो ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ब्लड के फ्लो करने की वजह से, है ना। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? अब इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है कि हम उसको क्या कह सकते हैं उस प्रेशर को। अब ऑप्शन देखिए आप, ए ऑस्मोटिक प्रेशर, कंफ्यूज किया जा रहा है आपको, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, पर यहां कहां ऑस्मोसिस का जिक्र आ गया। बी ब्लड प्रेशर, ये बढ़िया आंसर है, बेस्ट आंसर है। लेकिन फिर भी बैरोमीटर, बताइए यहां बैरोमीटर कहां से आ गया? नन ऑफ दीज। भाई नन ऑफ दीज क्यों सेलेक्ट करें जब हमारे पास ब्लड प्रेशर का जिक्र आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जैक्ट आंसर है बी, ब्लड प्रेशर। क्लियर? तो ब्लड प्रेशर हमारा फाइनल आंसर हुआ। ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड की वजह से जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है या फोर्स एक्सर्ट की जा रही है, किस पर? ब्लड वेसल्स की वॉल पर। क्लियर? और आपने सुना भी होगा बीपी मॉनिटर जैसे होता है ब्लड प्रेशर मॉनिटर, या आपने एक डिवाइस का नाम सुना हो स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, जो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को रीड करता है। आपने देखा भी होगा, आप जैसे डॉक्टर के यहाँ पर कभी गए हैं, और तो हालांकि अब तो काफ़ी मॉडिफाइड हो गए हैं ये जो अप्लायंसेज आपके इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं मेडिकल साइंस के, लेकिन पहले जो चल रहा था सिस्टम, अभी भी कुछ जगह मिल जाएगा आपको, एक फ्लैप सा होता था, ठीक है, और उसमें कुछ ट्यूब वाला सिस्टम होता है, एक साइड पंप लगा होता है, दूसरी साइड जो है उसमें एक बेल्ट की फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है जिसको हम आर्म्स पर लॉक्ड कर देते हैं। और जब उस पंप को दबाया जाता है, ठीक है, तो उस पंप की वजह से क्या होता है? एयर सर्कुलेट करती है उस बेल्ट के अंदर जो लॉक्ड है आपकी आर्म्स के ऊपर, बाइसेप्स पर, ट्राइसेप्स पर और अपर आर्म वाले पार्ट पर भी कह सकते हैं। तो ट्यूब धीरे धीरे क्या होता है? फैलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर से वो लॉक्ड है, तो वो प्रेशर लगाती है हमारी आर्म्स पर, अपर आर्म वाले हिस्से पर। तो उस प्रेशर को हमारी आर्टरीज या हमारी ब्लड वेसल्स कितना टॉलरेट कर पा रही हैं, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वो ब्लड का प्रेशर है, ठीक है। बाहर से प्रेशर लग रहा है, अंदर से प्रेशर लग रहा है, तो अंदर से कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, इस चीज को रीड आउट कर लिया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के जरिए। खैर आपको पता चल गया है। इन शॉर्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सही आंसर क्या है? बी, ब्लड प्रेशर। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे? मस्कुलर पार्टीशन। मस्कुलर पार्टीशन, मसल्स की एक वो लेयर जो सेपरेट करती है थोरैकिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। थोरैकिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने वाली एक मस्कुलर लाइनिंग, मस्कुलर लेयर, उसका नाम क्या है? देखिए ह्यूमन बॉडी को अगर आप देखते हैं तो वो 2 भागों में बटी होती है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, थोरैकिक कैविटी भी कह सकते हैं, सिंपल नाम चेस्ट कैविटी है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल पार्ट। तो थोरैकिक और एब्डोमेन। लेकिन कौन सी लेयर है जो हमारे लंग्स की नीचे की तरफ पाई जाती है, और उस लेयर का नाम क्या होता है? डायफ्राम। अब चलिए क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया, हमने थोड़ा डिटेल भी ले लिया उसकी। अब हम क्या करने वाले हैं? 4 ऑप्शन देखते हैं। इंजीनियल कैनाल, बताइए यहां इंजीनियल कैनाल कहां से आ गई? आपको मालूम है ये कंफ्यूज करने का, वो बात ठीक है, हम नहीं डाले हैं ऑप्शन, पर मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंजीनियल कैनाल यहां पर कोई रोल नहीं है उसका, क्योंकि हमारी टेस्टिस, आप जानते ही हैं मेल बॉडी में टेस्टिस पाई जाती हैं, तो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। उस स्क्रोटम की स्ट्रक्चर को आप कहते हैं बॉडी से जो कनेक्ट है, लोअर एब्डोमेन से जो कनेक्ट रहती है, वहां पर कैनाल होती है इंटरनल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंजीनियल कैनाल, ठीक है। खैर यहां पर कोई रोल नहीं है उसका। ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ट्यूनिका एल्बोजीनिया तो एक लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कहां पाई जाती है? टेस्टिस के ऊपर, वो भी सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, देखिए ये आपका बिल्कुल फेवरेट आंसर आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है, सटीक सा आंसर है सी, डायफ्राम। और यही हम डिस्कस कर रहे थे अभी जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा था आपके सामने कि भाई डायफ्राम क्या है? एक वो मस्कुलर लेयर है जो पूरी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट कर चल रही है, थोरैकिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ मस्कुलर जो लेयर उसके जस्ट नीचे क्या होता है? एब्डोमिनल पार्ट। तो पूरी बॉडी को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया डायफ्राम की मदद से। अपर पार्ट थोरैकिक या चेस्ट कैविटी, और नीचे वाला पार्ट एब्डोमिनल पार्ट। क्लियर? तो मेम्ब्रेन का नाम आप याद रखिएगा। नंबर 5th क्वेश्चन, किडनी फिल्टर करती हैं डैश लीटर ऑफ ब्लड
एवरी डे इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जैसे आपने लाइफ प्रोसेस में हमारी कुछ वीडियो आ चुकी हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे आपको लिंक भी दिया जाएगा, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर भी उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद क्योंकि टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मैं आपको हर वीडियो में जब भी कुछ ऐसी बात आती है तो आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि आप सभी को क्या करना है। सबसे पहले चैप्टर क्लियर करना है, उसके बाद क्वेश्चन पर जाना है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। तो किडनी फिल्टर कर रही है डैश लीटर ऑफ ब्लड को एवरी डे इन ह्यूमन बॉडी, 18 लीटर, 80 लीटर, 800 लीटर और 180 लीटर। क्लियर? तो नंबर डी, जो डी पॉइंट है हमारे पास 180 लीटर, वो एग्जैक्ट आंसर है। देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में एब्डोमिनल वाले पार्ट के अंदर वहां पर किडनी होती हैं। किडनी दो होती हैं। किडनी की जो यूनिट है, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं हम उसको? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन एक नहीं होता, मिलियंस में पाए जाते हैं। ये सभी में नेफ्रॉन मिलकर करते क्या है? हमारी बॉडी में जो ब्लड में इंप्योरिटीज थी, उस इंप्योरिटीज को बाहर निकालते हैं, ठीक है। उस इंप्योरिटीज को कहां तक पहुंचाते हैं? ब्लैडर तक पहुंचाते हैं, और वहां पर जो पूरा वो मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिन, जिसमें यूरोक्रोम पिगमेंट पाई जाती है। तो ये जो यूरिन है वो फिर ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। एक पर्टिकुलर स्टिमुलस आने के बाद, इंटरनल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वो फिर यूरेथ्रा वाली एक फाइन स्मॉल ट्यूब के जरिए बाहर निकल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब को यूरेथ्रा। ये प्रोसेस होता है। लेकिन एक दिन के अंदर एक बॉडी में कितना फिल्ट्रेशन हो जाता है? कितना फिल्ट्रेशन हो जाता है? तो आपने क्या आंसर करना है इसके लिए? 180 लीटर। हो सकता है आप में से कुछ को ये डाउट हो रहा हो कि भाई 180 लीटर, इतना तो वजन भी नहीं होता इंसान का, तो ऐसे कैसे? अगर आपको एक कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे फिलहाल एक एग्जांपल याद आ रहा है, और वो है फिल्टर। हम सभी के घर में फिल्टर लगा होता है, किसी भी XYZ किसी कंपनी का लगाओ, मान लेते हैं लिव प्योर का फिल्टर यूज कर रहे हैं। 7.5 लीटर का टैंक है, ठीक है। अब आपके घर में जो 1 डे की रिक्वायरमेंट है, 1 डे की जो रिक्वायरमेंट है, तो आपने करीब मान लेते हैं उसको 15 लीटर की रिक्वायरमेंट है, 15 लीटर, हालांकि इससे ज़्यादा ही होगी, है ना। तो 15 लीटर की आपको रिक्वायरमेंट थी, 7.5 लीटर का टैंक है। तो आपने शायद सुना भी होगा, आप सबको मालूम होना भी चाहिए कि जितना वो फिल्टर कर रहा है, फिल्टर टैंक में जो आपका फिल्टर लगा हुआ है लिव प्योर कंपनी का, जो हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो क्या करता है? 50% वेस्टेज में भेजता है पानी को, और 50% जो फिल्टर होने के बाद आपका पानी बचा है उसको कहाँ रख लेता है? एक स्टोरेज टैंक में। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई 7.5 लीटर का टैंक है, या 6 लीटर का टैंक आ रहा है, या 10 लीटर का टैंक आ रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास फिल्टर में दिया गया है, ठीक है। तो 7.5 लीटर आपने पानी का यूज कर लिया, लेकिन उस फिल्टर के जरिए कितना लीटर पानी एक राउंड में बाहर जा रहा है? 15 लीटर। 15 लीटर में से 7.5 लीटर तो उसके अंदर स्टोर हो गया, जो शुद्ध पानी है एक तरह से, जिसमें साल्ट्स का नंबरिंग काफी कंट्रोल्ड है, जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। आपकी बॉडी के लिए फेवरेबल वाटर है, प्योर वाटर। नियर बाय मान लेते हैं 100 TDS के हिसाब से, या फिर 120 TDS के हिसाब से, ठीक है। लेकिन 7.5 लीटर तो वेस्ट पानी चला गया ना। क्लियर? वो हमारे टैलेंट पे डिपेंड करता है, हम उसे यूज कर पा रहे हैं, ऐसे नाली में बहा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन एक राउंड में 15 लीटर को कवर किया उसने। 7.5 लीटर आपके काम आ रहा है, और 7.5 लीटर जो है वेस्टेज में जा रहा है, 7.5 लीटर। लेकिन आपके घर की रिक्वायरमेंट कितनी थी एक दिन के लिए? जैसे हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया, 15 लीटर आपको वाटर की नीड थी, कम से कम इतना, ठीक है। तो बेसिक बात है, एक दिन के दौरान फिल्टर से, जो आपका फिल्टर लगा हुआ है लिव प्योर का, उससे कितना पानी पास आउट होगा? 30 लीटर। कितना पास आउट होगा? 30 लीटर, ठीक है। क्योंकि 15 लीटर के 2 राउंड चलेंगे। ये तो मैंने वैसे एग्जांपल कंसीडर कर लिया, अदरवाइज इससे ज्यादा का ही होता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा का ही केस बनता है। अब होता क्या है कि 2 राउंड लगे हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी है ना, इसी तरह से हमारी बॉडी में किडनी का केस है। जैसे मैंने आपको फिल्टर का केस बताया, क्या उस फिल्टर टैंक या उस पूरी स्ट्रक्चर का, पूरे अप्लायंस का वेट 30 लीटर है, 30 किलो वजन है? नहीं। लेकिन क्या होता है कि एक बारी में तो वहां पर 7.5 लीटर ही वाटर स्टोर हो पा रहा है ना। लेकिन वो पास आउट कितना कर रहा है ये देखना होता है हमें, क्योंकि ये साइक्लिक कंडीशन होती है। निकल कर जा रहा है, फिल्टर हुआ, थोड़ा बहुत यूज हुआ, वेस्ट वाटर बाहर कर दिया, फिर दोबारा से जैसे ही खाली होता है तो सब में आपको पता ही है कि वापस से सप्लाई, डायरेक्ट सप्लाई रहती है, और वो अपने टैंक को फुल करके चलता है। आपने 1 गिलास पानी निकाले, 1 गिलास कम हो गया, वो फिर से 1 गिलास फिल कर लेगा, बल्कि 2 गिलास मानिए आप, 1 गिलास फिल कर लिया और 1 गिलास उसने वेस्ट वाटर में काउंट करा दिया।
होता है ना, से ये साइक्लिक सिस्टम होता है। इसी तरीके से हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन है वो भी काम करते हैं। चलिए खैर, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट लगे तो आप मेरे को प्लीज कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक लॉजिक जनरेट हो रहा है। देखिए क्या है वो। नेम द सेल ऑफ स्टमक विच हेल्प टू रिलीज HCl। स्टमक की कौन सी सेल होती हैं? स्टमक जो होता है कहा जाता है कि सी शेप इन स्ट्रक्चर होता है। 3 से 4 घंटे के लिए वो फूड को स्टोर करने के लिए भी जाना जाता है, और प्रोटीन का डाइजेशन यहां से शुरू होता है। बहुत सारी क्वालिटी हैं, बहुत सारे फंक्शन है स्टमक के। हालांकि आपको मालूम है HCl भी यहीं पर होता है। तो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है, जो स्टमक की लेयर में पाया जाता है, मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अभी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां पर कुछ स्पेशल सेल होती हैं जो HCl को रिलीज करती हैं। किसको रिलीज करती हैं? HCl को रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में आप जानते ही हैं सब कि हमारे स्टमक के अंदर 4 चीजें देखी जाती हैं, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। लेकिन इन चारों में से फिलहाल हमारे काम के लिए क्या चीज है? HCl। वो कौन सी सेल से आ रहा है? HCl के लिए जानी जाती है ऑक्जेंटिक सेल। और हो सकता है इनकेस कोई क्वेश्चन आए गॉबलेट सेल के रेस्पेक्ट में, उसको भी अभी समझ लेते हैं। म्यूकस जो रिलीज होता है वो गॉबलेट सेल से होता है। अब चेक करते हैं जरा आंसर क्या दिया गया है यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में। ऐसी सेल स्टमक की जो रिलीज करती हैं HCl को, और वो क्या होती हैं? क्या नाम है उनका? पेप्टिक, रॉन्ग आंसर। बी पॉइंट, हेपेटिक। हेपेटिक तो लीवर से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट ऑक्जेंटिक, बेस्ट आंसर, क्योंकि HCl की बात चल रही है। गॉबलेट, गॉबलेट तब होता अगर म्यूकस की बात आती। तो यहां पर आपकी 2 क्वेश्चन कवर हो गए एक तरह से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डैश कैरी CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। डैश कैरी CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। टिश्यूज से लंग्स तक CO2 को पहुंचाने वाले क्या चीज है? और आप सब समझ गए होंगे वो क्या होता है? ब्लड होता है। लेकिन देखिए मैंने एक ओवरव्यू में वर्ड बोला है ब्लड, लेकिन देखिए ऑप्शन क्या है यहां पर। ए थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट। बी गॉबलेट सेल, अभी अभी बताया मैंने आपको मुश्किल 1 मिनट पहले कि भाई ये म्यूकस से रिलेटेड होती है ना। RBC, ये काफी दमदार आंसर है। WBC, ये भी हो सकता था, लेकिन ब्लड में तो 3 तरह की सेल होती हैं। अच्छा, इसमें भी बड़ा डाउट होता है, इसमें बड़े एक तरह से युद्ध हो जाता है। कोई कहता है ब्लड में 10 तरह की सेल होती हैं, कोई कहता है ब्लड में 5 तरह की सेल्स होती हैं। पर देखिए हमारे हिसाब से, ठीक है, सबके पास अपना अपना ब्रेन है, आपको खुद से डिसीजन लेना होता है कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ही सारी चीज सही बताता हूं, ठीक है, लेकिन सीधी सी बात, ब्लड में 3 तरह की सेल होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। क्लियर? प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट वगैरह बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट कहते हैं हम किसके लिए? आपकी RBC के लिए, और ल्यूकोसाइट चलता है WBC के लिए। तो मेन तो 3 ही तरह की सेल होती हैं, लेकिन जो यहां पर नाम आ रहा है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं। ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, उसके अंदर फिर आप फर्दर आप क्लासेस बनाते हैं, मतलब उसको ब्रांचिंग देखते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारी सेल मिल जाती हैं, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये सब चीजें। पर ब्लड के अंदर जब मेनली बात की जाती है तो 3 ही तरह की सेल होती हैं, और उसमें से RBC वो ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन अगर यहां पर ऑप्शन में ब्लड होता RBC के अलावा तो हम उसको भी ले सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है? RBC, क्योंकि RBC ही शिफ्ट करती हैं CO2 को टिश्यू से लेकर लंग्स तक पहुंचाने का काम प्योरिफिकेशन के लिए, क्योंकि प्योरिफिकेशन तो लंग्स ही करता है ना, हार्ट प्योरिफिकेशन का काम नहीं करता है। हार्ट एक मोटर है, ह्यूमन हार्ट क्या है? एक मोटर है, वो सिर्फ प्रेशर प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेम द सेल दैट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लॉट फॉर्मेशन व्हेन देयर इज एन इंजरी। देखिए क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी इंजर्ड हो गई है, कोई टिश्यू डैमेज हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी सेल हैं जो ब्लीडिंग को रोकती हैं, खून को बहने से रोकती हैं, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए। अब 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ए मास्ट सेल, बी WBC, सी थ्रोम्बोसाइट, और लास्ट डी RBC। सोचिए जरा, ब्लड के क्लॉटिंग में, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग में या क्लॉट फॉर्मेशन में कौन सी सेल हेल्प करती हैं? वैसे जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमारी ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करना। क्लॉटिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर की नीड होती है, कैल्शियम की भी जरूरत होती है, आपके पास जो विटामिन K है उसकी भी बड़ी नीड होती है, बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन
यहां पर फिलहाल आपको याद रखना है कि एक सेल जिसका काफी ज्यादा रोल होता है क्लोट फॉर्मेशन में, और वो कौन सी सेल होती है? प्लेटलेट कह सकते हैं आप, या फिर थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं। आरबीसी तो ट्रांसपोर्ट के लिए होती हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वगैरह वो आपको मालूम है। मास्ट सेल वो इम्यून सिस्टम से जुड़ी होती हैं, इन्फेक्शंस को एक तरह से जर्म्स को किल करने से जुड़ी हुई हैं। डब्ल्यूबीसी सेम फंक्शन होता है। नेक्स्ट, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना? क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एग्जैक्ट आंसर है सी, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज एनाबॉलिक प्रोसेस? डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और फोटोसिंथेसिस। देखिए डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में तोड़ा जाता है। अच्छा चलिए, आप सोच रहे होंगे पहले ये तो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एनाबॉलिक क्या होता है, क्योंकि अगर हमें यही पता नहीं है एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है, फिर तो हमें रटना पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। लेकिन एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है उसको समझने से पहले हमें मेटाबॉलिक प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। मेटाबॉलिक प्रोसेस उन केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है जो हमारी बॉडी की सेल में चलती हैं, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी सेल में जो केमिकल रिएक्शंस देखी जाती हैं उनको हम बोलते हैं कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। अभी लास्ट में हमारी एक वीडियो भी आई है मेटाबॉलिक प्रोसेस पर शॉर्ट में, तो आप उसको भी देखकर आइडिया ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला जाएगा जिसके जरिए आप टॉपिक को क्लियर करेंगे, और टॉपिक क्लियर करने के बाद तब जाकर आपको क्वेश्चन करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले टॉपिक और उसके बाद क्वेश्चन। चलिए खैर, तो एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये दो प्रोसेस होते हैं, दो टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शंस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में चल रही हैं, तो उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का टूटना 10 स्टेप्स के जरिए, हर एक स्टेप का अलग एंजाइम्स होता है, और फाइनली बन जाना पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का। ये प्रोसेस कहां चलता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मैंने आपको एग्जांपल बताया, और वो नाम क्या है? एग्जांपल में आप लिख भी सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? अब ग्लाइकोलाइसिस तो हमने एग्जांपल ले लिया, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन ये दो प्रकार का हो सकता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब जब कुछ छोटी छोटी चीजें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स चीज को बना रही हैं तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिक। और कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी कॉम्प्लेक्स चीज का सिंपल में टूटना, जैसे प्रोटीन टूट रही है और अमाइनो एसिड्स बना रही है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रही है? अमाइनो एसिड्स में। तो आप क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूट रहा है ना, तो बताइए क्या बोले इसको? कैटाबॉलिक। क्लियर है? अब एनाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं? देखिए इसमें सिंपल चीजें आपस में जुड़ती हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती हैं, जैसे कि हमारी सेल के द्वारा जो एक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या हुआ? एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं एक बार, विच वन इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस? 4 ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात चल रही है ये। डाइजेशन में तो कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल में तोड़ा जाता है एंजाइम्स की हेल्प से। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर, ये आपको मालूम है। तो डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना, तो ये फिट नहीं बैठ रहा है। रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का टूटकर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जिसको बोल देते हैं जैसे हम शॉर्ट में। एक्सक्रीशन मतलब होता है वेस्ट का शरीर से बाहर निकालना। लेकिन फोटोसिंथेसिस ही इसका एग्जैक्ट आंसर है, जिसमें कुछ चीजें मिलती हैं किसी चीज की प्रेजेंस में, जानते हैं आप सनलाइट और क्लोरोफिल वगैरह, इनकी प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्लियर? जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोज। हालांकि डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, आप C6H12O6 फॉर्मूले के जरिए भी बता सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ग्लूकोज की कॉम्प्लेक्स फॉर्म जनरेट हुई है। ठीक है, डायरेक्ट बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों चीजें सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल एक पिगमेंट, स्पेशली तो क्लोरोफिल ए होता है वैसे, बाकी आप क्लोरोफिल लिख सकते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कहां चलता है प्रोसेस? प्लांट बॉडी का जो ग्रीन पार्ट है वहां पर जो मेसोफिल सेल पाई जाती हैं, उस मेसोफिल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेली हैं, उनमें से एक ऑर्गेनेली जिसको हम क्या बोलते हैं उस ऑर्गेनेली को? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर काफी सारी स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, अपनी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखी भी होगी, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट www.thescienceword.in वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। डायग्राम का एक अलग कॉलम है जिसमें हमने हैंडमेड डायग्राम्स को डाला हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट एक वो स्ट्रक्चर जिसमें एक खास नाम ग्रेनम की जो सिंगल मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। वहां ये केमिकल सब्सटेंस होता है
क्लोरोफिल, जो एक पिगमेंट है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। बाकी फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि सिंपल सब्सटेंस के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट। तो 9th क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ, डी, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी, सबको मालूम है, हार्ट से जो जस्ट बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं, एओर्टा, जिसमें प्योर ब्लड होता है, हाई प्रेशर के साथ होता है, और जो डिफरेंट ऑर्गन तक, टिश्यूज तक, सेल्स तक ब्लड को पहुंचाती है, स्पेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ज़्यादा अच्छा आंसर है कि अगर आप बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, प्योर ब्लड। तो एओर्टा इसका एग्जैक्ट आंसर है। पल्मोनरी आर्टरी, वो आपको मालूम है, पल्मोनरी आर्टरी में तो वैसे भी इम्प्योर ब्लड जाता है। और एसवीसी सुपीरियर वेना केवा को बोलते हैं, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा को आप शॉर्ट में एसवीसी भी कह सकते हैं। तो सी पॉइंट भी सही नहीं है। ये सुपीरियर वेना केवा हमारे हार्ट के, ह्यूमन हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से जो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है उसको नाम दिया गया था सुपीरियर वेना केवा। पल्मोनरी वेन्स, इसमें प्योर ब्लड होता है, लेकिन ये कहाँ पाई जाती है, लंग्स और ह्यूमन हार्ट के बीच में, ठीक है। तो खैर ध्यान रखना है आपको। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का, ए, आयोर्टा। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट थिक वॉल्ड चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं ऊपर और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, बाकी लेफ्ट राइट का चक्कर होता है। जो आपका राइट हैंड है, आप ये मानिए कि आपने जो पेज पर स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ह्यूमन हार्ट की, तो अपने ही वाले हार्ट को निकालकर ऐसे फ्लिप करके रखा हुआ है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब कन्फ्यूजन क्या होता है, भाई आप डायग्राम बना रहे हैं, राइट हैंड से डायग्राम बना रहे हैं, तो जो आपका राइट हैंड वाली साइड है उसको राइट ही तो लिखना चाहिए, पर हम उसको क्या लिखते हैं ह्यूमन हार्ट के केस में, लेफ्ट। जो आप राइट साइड है आपकी, उसको हम क्या लिखकर चलते हैं, लेफ्ट, और जो आपकी लेफ्ट साइड होती है उसको हम लिखते हैं राइट। तो पेज के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझिएगा, पेज के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट साइड है, मतलब आपका राइट हैंड, उस लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। पेज पर जो आपने डायग्राम बनाया है वहां पर जो आपने लेफ्ट साइड लिखी हुई है, एक्चुअल में वो आपका राइट हैंड है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने ही वाले हार्ट को ऐसे फ्लिप करके डायग्राम ड्रॉ किया है पेज पर, ऐसा मानकर चलिए समझने के लिए, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, बात क्लियर हो गई। अभी जो लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है वहां पर 2 चैम्बर मिलेंगे आपको। ऊपर वाला जो चैम्बर होता है उसे हम बोलते हैं ऑरिकल, मतलब लेफ्ट ऑरिकल, जो लंग्स से आने वाले ब्लड को रिसीव करता है। नीचे वाला चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसमें प्योर ब्लड होता है, जो एओर्टा वाले पाइप से निकलकर ब्लड कहां जाने वाला है, डिफरेंट टिश्यूज तक, डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। प्योरिटी इंप्योरिटी का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर यह नाम डाला गया था, ठीक है। खैर ये तो हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन समझना जरूरी था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, वो है बी, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट का मतलब क्या है भाई, किडनी तो देखो ऑर्गन का नाम है, किडनी फिल्टर करती है, ठीक है, कह रहे हैं, बात सही है, चलता है वो सब, लेकिन किडनी एक ऑर्गन है, उसकी जो सेल है वो मायने रखती हैं, ठीक है भाई। किसी कॉलोनी के जरिए कोई काम किया गया और बहुत बढ़िया रहा, ये सब रिजल्ट वगैरह जो भी है मान लेते हैं, ठीक है ऐसा, लेकिन उस कॉलोनी के अंदर जो सिंगल हाउसेस बने हुए हैं, जो घर बने हुए हैं, तो एक घर जिसके किसी व्यक्ति ने वो काम किया है, जिसकी वजह से वो पूरी कॉलोनी में या पूरी कॉलोनी पूरे देश में फेमस हो गई है। तो कहने का मतलब कि हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन, एक ऑर्गन जिसको हम बोल रहे हैं किडनी, पेयर में होती हैं, लोअर एब्डोमेन में होती हैं, बात ठीक है, पोजीशन है ये, लेकिन उस किडनी में जो सेल्स हैं वो यूनिट क्या है, जिस सेल के मिलने से किडनी बनी हुई है, और वो नाम क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन न्यूरॉन में कई बार मिक्सिंग हो जाती है कुछ व्यक्तियों को, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, रिलैक्स होकर चीजें सुननी है सिर्फ। किडनी की यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, और नर्वस सिस्टम की यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, जो यहां पर जिक्र अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, किडनी की वो सेल जो फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्ट्रेशन का मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट, क्योंकि किडनी की यूनिट नेफ्रॉन वो फिल्ट्रेशन कर रही है, वो फिल्टर करने का काम कर रही है, ठीक है, और उस यूनिट का नाम क्या है, नेफ्रॉन। तो इसलिए पूरा नाम क्या दिया जाता है उसके लिए, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। जो भी हमने लास्ट अभी पीछे क्वेश्चन आया था जिसको हमने आंसर में क्या सेलेक्ट किया था, 180 लीटर, ठीक
ठीक है ना, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, वहां से भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज यूरेथ्रा, मान ले क्या यूरेथ्रा, भाई यूरेथ्रा तो एक डक्ट होती है, जो आपका ब्लैडर होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बाहर यूरिन को पास आउट करने के लिए, तो ये सही नहीं है। यूरेटर, यूरेटर क्या होता है, कनेक्टिंग ट्यूब है, किडनी को ब्लैडर से जोड़ने वाली, यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने वाली, वो भी सही नहीं है। ग्लोमेरुलस, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो सर बता रहे थे कि भाई नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बड़ा हाईलाइट कर रहे थे, और नेफ्रॉन तो ऑप्शन में ही नहीं है। नेफ्रॉन ऑप्शन में है, आप ध्यान से देखिए, नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट, एक तो ट्यूबुलर पार्ट, क्लियर, एक तो होता है हमारा ट्यूबुलर पार्ट, दूसरा होता है मेल्फिजियन बॉडी। क्या होता है, मेल्फिजियन बॉडी, नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट है, और मेल्फिजियन बॉडी के अंदर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में से आ गया है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन हमने जनरेट किए हैं, तो नेफ्रॉन डाल देता हूँ, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नेफ्रॉन नहीं है यहाँ पर। याद रखना है, नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट मेल्फिजियन बॉडी, जिसके अंदर जिक्र आता है ग्लोमेरुलस का। क्लियर? अच्छा, बस एक क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, तो हमारा 12th क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ एग्जैक्ट, सी, ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एंजाइम दैट एक्ट ओनली इन एसिडिक मीडियम। ऐसा एंजाइम जो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन पेप्सिन, फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, ए पेप्सिन, सेकंड रेनिन, थर्ड सी पॉइंट ट्रिप्सिन, डी अमाइलेज। आपको मालूम है यहां पर जो एसिडिक मीडियम में काम करता है वो सिर्फ एक है, और चारों ऑप्शन में से, और वो क्या आंसर है एग्जैक्ट, रेनिन। रेनिन एक्चुअल में, रेनिन जो होता है वो स्टमक में पाया जाता है, जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन रेनिन की क्वालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन पर काम करता है। क्लियर? तो एसिडिक मीडियम में काम करने वाला कौन सा एंजाइम है, रेनिन, जो एक्चुअल में हमारे स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है प्रोरेनिन के नाम से। इस प्रोरेनिन एंजाइम को रेनिन में चेंज किया जाता है HCl की प्रेजेंस में। तो HCl की मदद से प्रोरेनिन रेनिन में चेंज होता है, और फिर ये रेनिन मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो पेप्सिन होता है वो बाकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन रेनिन सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और दूसरा खास डिफरेंस रेनिन और पेप्सिन में, रेनिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। क्लियर? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का एग्जैक्ट आंसर क्या है, बी, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन में ऑप्शंस तक जाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है। स्पेशली दो कैटेगरी बनी होती हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद से तैयार कर रहे हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। और हेटेरोट्रॉप, जैसे कि ह्यूमन भी आते हैं उसमें, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ऐसा मत सोचिए कि ह्यूमन तो किचन में अपने आप से खुद तैयार करता है फूड को, तो वो ऑटोट्रॉप की लिस्ट में जा रहा है। भाई डिपेंड करता है या किस आधार पे कहा जा रहा है, रॉ मटेरियल के बेस पर, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं आपको पता चल गया है। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या है, दूसरों पर डिपेंडेंसी वाले। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो लाइन आ रही है वो है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इंक्लूड कौन आते हैं इसमें, वैसे तो हमें पता है ग्रीन प्लांट्स आते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया एंड वायरस। वायरस के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, सभी को क्लियर हो गया है। बैक्टीरिया एंड फंजाई, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास बी पॉइंट। सी, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। डी, ग्रीन प्लांट एंड ऑल बैक्टीरिया। देखिए ये तो हमने अभी स्टार्टिंग में समझ लिया, ग्रीन प्लांट तो आना ही है। जो हमारे पास दो ऑप्शन में आ रहा है सी और डी, लेकिन डिफरेंस क्या है सी और डी में, एक जगह दिया हुआ है एंड सम बैक्टीरिया और दूसरी जगह दिया हुआ है एंड ऑल बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के लिस्ट में नहीं आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं। तो इसीलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ, जो आपको याद रखना है, जो आपको नोट कर लेना है, सी, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। देखिए हम सब ने सुना हुआ है कि भाई ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं
प्लांट्स में तो तरह तरह की पिगमेंट होती है, बीटा कैरोटीन होता है, सी फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, लेकिन जो मेन पिगमेंट सुनने में आती है वो कौन सी है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के भी कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, क्लोरोफिल भी कुछ टाइप का देखा जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, स्पेशली 5 तरह का क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो डोमिनेंसी होती है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, और वो क्या है? क्लोरोफिल ए। तो आप समझ गए होंगे हमें क्या आंसर सेलेक्ट करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि विच पिगमेंट इज प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी ग्रीन प्लांट्स में, सभी हरे पौधों में मेनली कौन सी पिगमेंट पाई जाती है जो डोमिनेंसी लिस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और वो क्या है? क्लोरोफिल ए, बी, सी और एम। एम तो होता ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है आप लोगों को, ठीक है। एक ऑप्शन तो डिलीट हो गया है, 3 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। तो सही आंसर क्या होगा? ए, क्लोरोफिल ए, एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोसेस इन विच वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर स्प्लिट हो जाता है, मींस फोटोलाइसिस। सनलाइट की मदद से या सनलाइट की प्रेजेंस में जब वाटर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो H2 और O2 जनरेट होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हमारे पास बाकी ऑप्शन को भी जैसे मैंने आपको बताया था कि देख लेना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उससे भी बेस्ट कोई आंसर दिया हो, तो देख लेते हैं एक बार क्या ऑप्शन है आगे इसमें। प्लाज्मोलाइसिस, कोई मैचिंग नहीं है। फोटोलाइसिस तो हम मान के ही चल रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, और लास्ट में है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल था भाई। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में टूटता है विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये क्या था? कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। रही बात हाइड्रोलाइसिस की, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक करने का जिक्र किया जाता है, जबकि यहां पर क्या बात आ रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, तो वो क्या हमारे पास? फोटोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको छोड़कर मटेरियल कंसंट्रेट सा हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, तो उनसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में? और वो है बी, फाइनल आंसर बी, फोटोलाइसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स का टूट जाना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे? पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। आपको क्वेश्चन शायद गलत लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन ठीक है, सही है क्वेश्चन। भाई पार्ट पूछा जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट बताइए जिसमें डाइजेशन ही नहीं होता। वो सिर्फ क्या करता है? पासेज का काम करता है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और वो पार्ट क्या होना चाहिए? देखिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ऑप्शन देखने से पहले ही आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आप ढूंढ रहे हैं कि भाई 4 ऑप्शन है, ये सुंदर सा लग रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं 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 वो ज़्यादा अच्छा है, तो भाई टॉपिक क्लियर नहीं है आपको। क्वेश्चन की लाइन आपने रीड की, ऑप्शन पे नज़र नहीं पड़ी, उससे पहले ही आपके दिमाग में आंसर आ गया, क्योंकि टॉपिक क्लियर है ना। इसलिए मैंने एक लास्ट वीडियो में भी काफ़ी एक्सप्लेन किया था आपको कि भाई आपको इस बात से नहीं घबराना है कि भाई नया पैटर्न आ गया सीबीएसई का, एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, पर मटेरियल में से तो क्वेश्चन उठाए जाते हैं। मैं हर बार इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ। तो आपको मटेरियल क्लियर है, बात खत्म। हम लोगों को कौन सा मालूम होता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं बच्चे, जैसे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट पूछते रहते हैं। हम कैसे तैयारी करेंगे बताइए? कोई तरीका है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा भी नहीं कर सकते, ऑनलाइन में तो बहुत से सब अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, पर लेकिन ऑफलाइन में ऐसा भी नहीं कर सकते बच्चे सामने बैठे हैं, हमने मोबाइल ले लिया हाथ में, चलो फटाफट से गूगल पे डाल कर देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका, नहीं ना। लेकिन क्या होता है, हर एक, हम भी शामिल है उसमें और बाकी सब भी है, सभी मेहनत कर रहे हैं सबको पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि हमें चैप्टर क्लियर होने चाहिए। अगर चैप्टर क्लियर है तो क्वेश्चन का आंसर उसी में से निकल कर आना है। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? इसोफेगस, फूड पाइप। फूड पाइप एक कनेक्शन का काम करता है, ओरल कैविटी को स्टमक से जोड़ता है, जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, एंजाइम्स नहीं है ना। इसीलिए भाई आपसे कोई कहता है प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में शुरू हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम तो कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं? ओरल कैविटी से शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है कर लो, लेकिन पॉसिबल है क्या? उसके रेस्पेक्टिव एंजाइम नहीं है, पेप्सिन नहीं है, वहाँ पर रेनिन नहीं है, कैसे डाइजेशन शुरू हो जाएगा? नहीं है ना पॉसिबल।
तो एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, उसी हिसाब से ये पैटर्न बना हुआ है कि भाई इस चीज़ का डाइजेशन वहाँ से शुरू होगा। अच्छा, एक और लाइन में क्लियर कर देता हूँ, अदरवाइज फिर आपको लगेगा कि शायद हमें गलत बता दिया गया। प्रोटीन का डाइजेशन ओरल कैविटी से शुरू होता है, लेकिन लेकिन अनकुक्ड प्रोटीन का, सिर्फ और सिर्फ अनकुक्ड प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, अदरवाइज जो मेन है वो स्टमक से स्टार्ट होता है। तो चलिए खैर वापस आते हैं। तो हमारी ओरल कैविटी में डाइजेशन होता है सेलेक्टेड चीज़ों का, जैसे कि हम स्टार्च का जिक्र कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जिक्र कर सकते हैं कि भाई वो माल्टोस, आइसोमाल्टोस, डेक्स्ट्रिन में ब्रेक हो जाते हैं सैलिवरी अमाइलेज की मदद से, टाइलिन भी कहते हैं उसको, एंजाइम्स को। लेकिन जो हमारी ओरल कैविटी के बाद जो नंबर आता है सेकंड नंबर पे डाइजेस्टिव सिस्टम के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, वो है फूड पाइप। वहां पे सिर्फ क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, एक रिदमिक मूवमेंट होती है, जिसकी मदद से जो आपने फूड अभी छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया है और उसको बॉलस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जब सलाइवा छोटे छोटे पीस फूड मटेरियल के उनके साथ मिक्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बॉलस। तो उसके साथ जो आपका एक पूरा लंप तैयार हुआ है, वो लंप जब नीचे की तरफ प्रोसीड करता है, स्टमक तक जाता है, तो उसके लिए जो कनेक्शन ट्यूब है उसको हम बोलते हैं फूड पाइप, जहां पर कोई एंजाइम्स नहीं है, कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिए हैं, देखिए इलियम दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। इलियम तो एक पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। क्या मतलब यहाँ पर कोई काम नहीं है। स्टमक सबको मालूम है। नेक्स्ट माउथ कैविटी, माउथ कैविटी में तो डाइजेशन होता है, लेकिन हमें बताना क्या है, एक वो पार्ट जहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता। तो सही आंसर क्या बचा लास्ट में, इसोफेगस या फूड पाइप भी हो सकता है, सेम नाम है वो। नेक्स्ट, तो ये तो क्लियर हुआ ना आपको। 17 क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर क्या है हमारे पास, डी, इसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पेसमेकर इज मीन फॉर। पेसमेकर क्या है, पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, हमारे हार्ट, ह्यूमन हार्ट के पल्स रेट को, पल्सेशन को रेगुलेट करना। इनिशिएशन ऑफ, मेनली तो आप इनिशिएशन बोलते हैं, अगर पल्स रेट डाउन जा रही है तो पूरी कोशिश करता है उसको बैलेंस करने की, तो इनिशिएशन याद रखिएगा हार्ट बीट के लिए। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है हमारे पास। ए, ट्रांसप्लांटिंग लीवर, लीवर ट्रांसप्लांट कहाँ, कुछ नहीं, कंफ्यूजन के लिए आपके। नेक्स्ट बी, ट्रांसप्लांट हार्ट, ह्यूमन हार्ट के ट्रांसप्लांट की बात की जा रही है कि भाई हम पेसमेकर को बोल रहे हैं, पर पेसमेकर इससे कोई रिलेट नहीं करता है, कोई कनेक्शन नहीं है इसका। सी जो बेस्ट आंसर है, याद रखिएगा 18th क्वेश्चन का सी पार्ट सही आंसर है, और वो क्या है, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। क्लियर। डी चेक कर लेते हैं एक बार। डी पॉइंट में दिया गया आपको रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड का जो फ्लो है वो तो रेगुलेट कौन करता है, ह्यूमन हार्ट करता है। उसके जो चैम्बर्स हैं उसमें जो कार्डिक साइकिल चलती है, जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। ह्यूमन हार्ट के लिए कार्डिक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है, 0.8 सेकेंड। याद रखिएगा 1 सेकेंड से भी कम समय में पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर जाता है, एक साइकिल, है ना। तो यहां पर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या बन रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का, और वो सही आंसर क्या है, सी, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर, फोटोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। अभी आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन में मैंने आपको ये जो मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है स्फिग्मोमैनोमीटर, इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। तो ये वही क्वेश्चन के रूप में दोबारा से आ गया है। तो आप समझ गए हैं स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से ब्लड वेसल्स में जो फ्लो होता है ब्लड का, तो उस ब्लड के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है, किस पर प्रेशर लगाया जा रहा है, जो आपने एक ट्यूब्स को जो क्लोथ्स में रैप्ड होती हैं उसको आर्म्स पर कवर किया और एक पंप के जरिए एयर को वहां पर सर्कुलेट कराते हैं, ठीक है, उस ट्यूब्स के अंदर, एयर ट्यूब्स के अंदर। तो एयर ट्यूब क्या करती हैं, एक्सपेंड होने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाहर से उनको लॉक्ड कर दिया जाता है आर्म्स पर, तो बाहर की साइड तो नहीं फैलेंगे। तो उनका प्रेशर कहाँ आता है, हमारे हाथ की ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ता है। तो न्यूटन का थर्ड रूल अप्लाई होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बाहर से जो प्रेशर पड़ रहा है ट्यूब्स के जरिए, उस प्रेशर को कितना अपोज कर रही हैं हमारी ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में प्रेशर कहाँ से आया, हमारे ब्लड के फ्लो का प्रेशर था वो, और उसी प्रेशर को ये इंस्ट्रूमेंट रीड कर लेता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, स्फिग्मोमैनोमीटर। अब तो कई तरह का आने लगा है, डिजिटल सिस्टम वगैरह भी हो गया है, लेकिन क्या है, ये एक सिंपल जो आपने काफी देखा भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का एग्जैक्ट आंसर क्या है, सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेम द प्रोसेस इन विच वी यूज आर्टिफिशियल किडनी।
एक ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें हम आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हमारे पास 2 किडनी होती हैं। किसी भी रीज़न से जब किडनी खराब हो जाती हैं, अगर किडनी में काफ़ी ज़्यादा खराबी आ चुकी है, अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, और क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी किडनी? यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन। यूरिन फॉर्मेशन तो पता ही आपको। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में वाटर और मिनरल्स के लेवल को बनाए रखना। क्लियर? तो वाटर और मिनरल्स के लेवल को बनाए रखना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, जो किडनी के जरिए किया जाता है। लेकिन अगर बाई चांस हमारी जो किडनी जो हमें नेचुरल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो अगर खराब हो जाती है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हम डोनर को ढूंढते हैं, सेलेक्ट करते हैं उसको कि भाई कोई किडनी डोनर मिल जाएगा, हमें किडनी देगा, इस तरह की बात। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर किडनी कुछ % खराब हुई है, अगर किडनी कुछ % ही खराब है या काफ़ी सारा पार्ट हमारी किडनी का ठीक है, कुछ पार्ट खराब हो चुका है, तो ऐसे में हमारी किडनी पर लोड ज़्यादा पड़ता है, वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती ठीक से क्योंकि कुछ हिस्सा उसका खराब हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में एक मशीन के द्वारा वो काम किया जाता है जो हमारी किडनी नेचुरली करती है, और उस मशीन को क्या बोलते हैं? डायलाइजर मशीन। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? हेमोडायलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? हेमोडायलाइसिस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, नेम द प्रोसेस इन विच वी यूज आर्टिफिशियल किडनी, जिसमें हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं। तो पेसमेकर नहीं है, डायलाइसिस, क्योंकि हेमोडायलिसिस का दूसरा नाम क्या होता है? डायलाइसिस। डायलाइसिस प्रोसेस कह सकते हैं आप। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। बाकी और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, वो तो किडनी के फंक्शन का नाम आता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपका, कि भाई आप ताकि कंफ्यूजन है और गलत क्वेश्चन के, सॉरी, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन के गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है। लास्ट नंबर डी, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या, ये तो टेक्निक होती है ना। तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 का बी एग्जैक्ट आंसर है, और वो क्या है? डायलाइसिस। हो सकता है यहां पर डायलिसिस के बदले हेमोडायलिसिस लिखा होता, तो भी हम किसको सेलेक्ट करते? बी पॉइंट को, मतलब हेमोडायलिसिस को। कोई भी नाम आ सकता है इस तरह का। तो क्लियर हुआ? आज की वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस के कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो हमने कोशिश की है, जो बेस्ट क्वालिटी के एमसीक्यू थे, जो मैक्सिमम चांसेस हैं आपके एग्जाम्स में आने के, तो उनको समझने की कोशिश की है। एक एक करके हमने क्वेश्चंस को समझा है, और उसके बाद जो आंसर है वो क्यों लिया जा रहा है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का बी आंसर हमारे पास आ रहा है, बी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये भी मालूम होना चाहिए। ऐसे में रटना नहीं है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन का बी, सेकंड क्वेश्चन का डी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो याद रखिएगा, पहले आप टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उनको डिस्कस कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। आगे भी हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू आने वाले हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 100 एमसीक्यू की लिस्ट को तैयार किया जाए, कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड करके, जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है अभी फिलहाल ये, जिसमें 20 एमसीक्यू, 20 हमने एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट लिस्ट के थे उनको समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप सबने उसे समझा भी है। प्रैक्टिस कीजिएगा, करते रहिए और देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ को। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ काफ़ी अच्छी हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपके काम की वीडियो है, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई अगर आपका क्वेश्चन है, आपको लगता है कि काफ़ी कन्फ्यूजन है इसमें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।